चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बेहद खूबसूरत और क्लासिक हिंदी कविता पर्वत प्रदेश में पावस की गहराई में उतरने वाले हैं। पहाड़ों का मौसम कैसे पल पल अपना रूप बदलता है, इसे हम एक एक पद्यांश खोलकर बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कवि के परिचय से, फिर चलेंगे पर्वतीय प्रदेश में, वहां के पहाड़ों, तालाबों, झरनों और पेड़ों की बात करेंगे। फिर देखेंगे बारिश का वो असली जादू, और आखिर में डिकोड करेंगे कविता के गहरे अर्थ और काव्य सौंदर्य को। भाग 1, कवि सुमित्रा नंदन पंत से मिलिए। देखिए, किसी भी रचना की आत्मा को समझने के लिए उसके रचनाकार और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को समझना बहुत जरूरी होता है। अल्मोड़ा के कौसानी की खूबसूरत वादियों में साल 1900 में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत जी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। आगे चलकर ये हिंदी साहित्य के छायावाद यानी रोमांटिक आंदोलन के एक बहुत बड़े और मजबूत स्तंभ बन गए। इनका साहित्यिक सफर सच में कमाल का रहा है। कई दशकों तक फैले इस करियर में इन्होंने लोकायतन नाम की सांस्कृतिक संस्था भी बनाई, और सबसे बड़ी बात, साल 1969 में अपने कलेक्शन चिदंबरा के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले ये पहले हिंदी कवि बने। भाग 2, पर्वतीय प्रदेश में प्रवेश। पावस का मतलब ही होता है वर्षा ऋतु, यानी पहाड़ों में झमाझम बारिश का मौसम। तो चलिए सीधे कविता के अंदर चलते हैं। कविता की शुरुआत ही बड़ा जादुई माहौल बना देती है। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मतलब पहाड़ों में बारिश का मौसम है और प्रकृति हर एक पल अपना वेश यानी अपना रूप बदल रही है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ एकदम जादुई और अस्थिर सा है। भाग 3, पर्वत और तालाब। अब यहां से हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट होता है उस विशाल और सजीव पहाड़ के दृश्य की तरफ। ये पंक्तियां जरा ध्यान से सुनिएगा। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृघ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अब सोचने वाली बात है, पहाड़ खुद की परछाई को पानी में कैसे देख सकता है? आइए इन शब्दों की गहराई में चलते हैं। मेखलाकार का मतलब होता है करधनी या बेल्ट के आकार का, यानी गोल ढलान वाला पहाड़। और सहस्त्रदृघ सुमन, इसका सीधा सा अर्थ है पहाड़ों पर खिले हुए हजारों फूल, जिन्हें पंत जी ने पहाड़ की आंखें मान लिया है। मतलब पहाड़ अपनी हजारों फूल रूपी आंखों को बड़ा करके फाड़ कर खुद को ही निहार रहा है। और वो देख कहाँ रहा है? जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। बिल्कुल अपने पैरों के पास फैले एक बहुत बड़े ताल यानी तालाब में। ये तालाब एक बहुत बड़े आईने की तरह काम कर रहा है, जिसमें पहाड़ अपना महाकार यानी अपना विशाल रूप देख रहा है। एकदम शांत और मनमोहक दृश्य। भाग 4, झरने और महत्वाकांक्षी पेड़। अब तक सब कुछ एकदम शांत था, है ना? लेकिन अब इस दृश्य में थोड़ा शोर और थोड़ी गति जुड़ने वाली है। ये पंक्तियां दृश्य में मानो एक गजब की एनर्जी भर देती हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, यहां सफेद झाग वाले झरने ऐसे गिर रहे हैं जैसे मोतियों की कोई खूबसूरत लड़ी हो, और उनके झरझर गिरने की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो गिरी यानी पहाड़ का गौरव गान कर रहे हों। ये आवाज रग रग में एक अलग ही मस्ती और उत्साह भर देती है। अब पंत जी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू जोड़ते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। मतलब पहाड़ के सीने से उगे हुए पेड़ बड़ी बड़ी आकांक्षाओं के साथ आसमान की तरफ देख रहे हैं। जरा इन शब्दों को डिकोड करते हैं। अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, और नीरव नभ मतलब बिल्कुल शांत आकाश। ये पेड़ एकदम स्थिर खड़े हैं, ऊपर उठने की चाह में आसमान को ताक रहे हैं, लेकिन चिंता पर भी हैं, यानी थोड़े सोच में डूबे हुए या चिंतित भी लग रहे हैं। ये प्रकृति के जरिए इंसानी जज्बातों को दिखाने का क्या कमाल का तरीका है। भाग 5, बारिश का जादू। अब कहानी की स्पीड अचानक से बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम एकदम से पलटने वाला है। यहां से विजुअल्स एकदम ड्रामेटिक हो जाते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा पहाड़ पारे जैसे चमकीले पंख लगाकर अचानक कहीं उड़ गया हो।
असल में घनी धुंध ने पहाड़ को पूरी तरह से ढक लिया है। बस झरनों की आवाज बाकी रह गई है और लग रहा है जैसे पूरा आसमान धरती पर टूट पड़ा हो। अगर हम तुलना करें तो शुरुआत का वो शांत तालाब और साफ आसमान वाला दृश्य अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। भारी बारिश और घने कोहरे ने उस विशाल पहाड़ के वजूद को ही जैसे मिटाकर रख दिया है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में शानदार है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान सीधे जमीन पर आ गिरा हो। चारों तरफ सिर्फ घने बादल और तेज बारिश है। ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है और एक खौफनाक लेकिन जादुई धुंध का साया पूरे वातावरण को अपने कब्जे में ले लेता है। इस ड्रामे के चरम पर पहुंचते हुए पंत जी कहते हैं, धस गए धरा में सबह शाल, उठ रहा धुआं, जल गया ताल। सोचिए, बारिश और कोहरे का असर इतना डरावना है कि शाल के विशालकाय पेड़ डर के मारे जमीन में धंसते हुए लग रहे हैं, और तालाब से उठता हुआ कोहरा ऐसा लग रहा है मानो पानी में ही भयंकर आग लग गई हो। और आखिर में इस पूरी उथल-पुथल का राज खुलता है। यूं जलद्यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद्यान यानी बादलों का विमान और इंद्रजाल यानी जादू। कवि कल्पना करते हैं कि बारिश के देवता इंद्र अपने बादलों के विमान में बैठकर ये सारा जादुई और खौफनाक खेल रच रहे हैं। भाग 6 काव्य सौंदर्य और अर्थ। अब अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि पंत जी ने कितनी चतुराई से साहित्यिक उपकरणों का इस्तेमाल किया है। यहाँ मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही खूबसूरती से उपयोग हुआ है, जैसे पहाड़ को आंखें देना या पेड़ों में इंसानों जैसी महत्वाकांक्षा दिखाना। दर्पण सा में उपमा अलंकार है जहाँ तालाब को एक आईना बता दिया गया, और मोतियों की लड़ियों जैसी चित्रमयी भाषा तो इस पूरी कविता में जान ही डाल देती है। ये सब मिलकर एक साधारण से बारिश के दृश्य को एक पूरी इमोशनल कहानी में बदल देते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, जब सब कुछ धुंध में जलने लगता है और आसमान धरती पर गिरता हुआ सा लगता है, तो शाल के वो विशालकाय पेड़ इतने खौफ में आकर धरती में क्यों धंसते हुए प्रतीत होते हैं? ये शक्तिशाली कल्पना हमें प्रकृति के इस रौद्र रूप और उसके गहरे भावनात्मक प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। सुमित्रा नंदन पंत जी की इस रचना की डिटेलिंग सच में अद्वितीय है। इस बेहद खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।